ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बीएसटी क्लास 12 चैप्टर 5 का एमसीक्यूज थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग नहीं है, तो प्लानिंग का होता है। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग नहीं, ऐसा भी नहीं, वो स्टाफिंग का फंक्शन है। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क, डेलीगेटिंग ऑथोरिटीज एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। हाँ, ये होता है। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में? क्या होता है भाई, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा क्या वर्क है, फिर हम उसको डिपार्टमेंट में बांटते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में बांटते हैं, फिर हम क्या करते हैं, और इसके लिए क्या होता है, ड्यूटीज़ इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए तुम्हारा ये ड्यूटी होगा, और उसके साथ ऑथोरिटी भी देते हैं, और किसको रिपोर्ट करना है वो भी। तो ये सब कुछ किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है। किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में। सो दैट इसका आंसर क्या होगा? सी। Means identifying and grouping work, delegating authority and establishing relationship. Okay, now second question, which of the following is the first step in the process of organizing? हमने ऊपर देखा ना, what is the first step in the process of organizing? ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो भाई ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला ही स्टेप ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करो वर्क को और उसको डिवाइड करो। ठीक है, देन क्या करना है? डिपार्टमेंट बनाना है। देन उसके बाद क्या करना है? आपको ड्यूटीज़ को असाइन करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके साथ ऑथोरिटी और किसको रिपोर्ट करना है, वो चीज़ होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका क्या होगा? सबसे पहला आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, और इसका स्टेप अगर याद करना है तो स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिपार्टमेंट बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं? हम ऑथोरिटी को देते हैं, और किसको रिपोर्ट करना है, ये चीज़ फोर्थ में आता है। दिस इज़ व्हाट, ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, लेकिन इस एमसीक्यू में क्या पूछा था? इस एमसीक्यू में पूछा था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क होगा। नाउ, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? सबसे प्रोसेस में ही है ना भाई, कि सबसे पहले क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है कि ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बनाना है। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू अ डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप डिपार्टमेंट में इसको एक डिपार्टमेंट में वैसे वर्क को, सिमिलर वर्क को डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हो। आप क्या करते हो? एक जगह डाल देते हो। तो जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हो सकता है? मान लो कोई प्रोडक्शन है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो इसका एक आप डिपार्टमेंट बना देते हो। आपको परचेज़ करना है तो परचेज़ का एक डिपार्टमेंट बना देते हो। आपको क्या करना है? सेल करना है, तो सेल्स के रिलेटेड जो भी है वो जितना भी वर्क होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरीके से काम के बेसिस पे, एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप क्या करते हो? डिपार्टमेंट बनाते हो, और इसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। नाउ, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना, जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं, ऑथोरिटी देते हैं, तो ये सब चीज़ कैसे हेल्प करता है हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में? तो बोलता है इंक्रीज वर्कलोड। नहीं यार, उल्टा, हम अपना वर्कलोड तो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम काम को डेलीगेट कर देते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट भी नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना अपना काम पहले से ही असाइंड है, पहले से ही ऑथोरिटी दिया हुआ, पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ, तो कन्फ्लिक्ट का बात ही नहीं आता है। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यस, अब क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होगा? अवॉइड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। कैसे? क्योंकि हर एक का अपना अपना ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सब कुछ असाइंड है, तो डुप्लीकेशन होने का चांसेस नहीं, क्योंकि पहले ही से हमने सेट कर रखा है कि किसके लिए क्या काम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। डी क्यों नहीं होगा? सेंट्रलाइजिंग ऑथोरिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जगह ऑथोरिटी थोड़ी होता है, वो तो सबको ऑथोरिटी दिया होता है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी सब कुछ बांटा हुआ होता है। ओके, नाउ 5, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि देखो ये तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसको क्या काम करना है, ये सब पहले से ही सेट होता है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, फ्रेमवर्क विच इज विदिन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म। मतलब किसको क्या काम करना है ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सी, फ्रेमवर्क विदिन विच मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ओके, नाउ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू। अब भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये होता है, देखो दो लोग होते हैं, एक सुपीरियर जो ऊपर, जो सीनियर्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, ठीक है, और एक होता है सबऑर्डिनेट।
सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, जूनियर होते हैं, ठीक है, इनके नीचे। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ना कि इस सुपीरियर के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट है, इस सुपीरियर के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट है, मतलब सीनियर्स के अंदर कितने जूनियर्स है, इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, जी ये क्या होगा, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, इसको क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसमें भी अगर देखो ना तो दो तरीके से होते हैं, एक नैरो और एक वाइड। नैरो में क्या होते हैं, नैरो में कम लोग होते हैं, एक सुपीरियर के अंदर में कम सबऑर्डिनेट होते हैं, बट वाइड जो होता है ना, वाइड में एक सुपीरियर के अंदर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो दो हमने इसका बाइफर्केशन भी देख लिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो और वाइड। नाउ अगला, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन, फंक्शनल स्ट्रक्चर किस चीज़ के बेसिस पे बेस्ड होता है, तो ये फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे बेस्ड होता है। और फंक्शंस किसको बोलते हैं, फंक्शन जैसे हो सकता है आपका प्रोडक्शन, जैसे हो सकता है आपका परचेज, जैसे आपका हो सकता है सेल्स, जैसे आपका हो सकता है मार्केटिंग, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है इसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर नहीं, टेरिटरी नहीं, क्या होगा, फंक्शंस, फंक्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि फंक्शंस के बेसिस पे आपका क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। और फंक्शंस का मतलब क्या होता है भाई, जो हो गया प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो ये सब आपका फंक्शंस हो गया। नाउ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब भाई एक बात बताओ, फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा। तो हम फंक्शंस के बेसिस पे एक एक्टिविटी जो उसके बेसिस पे हम क्या किए, बांट दिए, एक डिपार्टमेंट बना दिए। तो प्रोडक्शन, अब ये प्रोडक्शन वाले में जो भी लोग हो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स, वो क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, उनका एक ही काम है कि आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है। परचेज वाला का क्या काम है कि आपको सिर्फ जो भी गुड्स के लिए रॉ मटेरियल लगता है ना उसको बस खरीद के आपको लाना है। सेल्स वाले का क्या काम होगा कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी गुड्स प्रोड्यूस होकर आपको मिल रहा है उसको आपको बेचना है। मार्केटिंग वाला क्या होगा कि आपको जो भी गुड्स है ना उसका प्रमोशन करना है, उसका एडवर्टीजमेंट करना है। तो सबका एक काम दिया हुआ है, ठीक है, और उसको सिर्फ वही करना है। इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण इनमें क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा कि आप उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाएगा, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिसोर्स का डुप्लीकेशन, क्योंकि सबका अपना काम दिया हुआ होगा, सबका आपका अपना काम बांटा हुआ होगा, तो डुप्लीकेट होने का चांसेस नहीं है। पुअर कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन तो बेहतर होगा क्योंकि जैसा परचेज, जैसा प्रोडक्शन वाला बोलेगा वैसे उसको परचेज करके लाना होगा, ठीक है। जैसे ही प्रोड्यूस हो गया वैसे ही सेल्स वाला अपना सेल्स करेगा, सेल्स करने से पहले क्या मार्केटिंग वाले को बोलेगा कि भाई आप प्रमोशन करो। तो इन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये इसका क्या होगा, एडवांटेज हो गया, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक ही काम को करते करते वो उस वर्क में, उस एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगला, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल व्हेन। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो हमने देखा कि भाई डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपने जैसे प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, उस बेसिस पे आपने बांट दिया और फंक्शनल स्ट्रक्चर बोल दिया, फंक्शंस के बेसिस पे। बट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सेल्स करते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट के बेसिस पे ना, जैसे एक HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये क्या, ये FMCG भी, मतलब खाने पीने का प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट्स हो गए ये बेचते हैं, प्लस आपको क्रीम्स हो गए, पाउडर हो गए, तो ये सब चीज़ भी HUL बेचती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, ये जो होता है डिविजन्स बना देते हैं, ठीक है, कि भाई ठीक है FMCG जो भी फूड का प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है, जो भी ब्यूटीज़ का है उसका एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट बन गया। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है जिनके पास बहुत सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो बेचते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहला डिविजनल स्ट्रक्चर, क्या बोला, डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, नहीं स्मॉल तो उसके लिए तो नहीं है। ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, नहीं, जहाँ पे एक प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ डिविजनल का काम ही नहीं है। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है मैन्युफैक्चर्ड होता है, वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सूटेबल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आपका हो रहा है कि इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईच डिवीजन वर्क। अब जो भी डिवीजन वर्क कर रहा है, जैसे FMCG हो गया, ब्यूटी, मान लो ये कोई और प्रोडक्ट में भी, क्लोथिंग में मान लो है, क्लोथिंग में मतलब फैशंस में ये भी है। तो ये क्या होता है ना कि हर एक डिवीजन का ना अपना प्रॉफिट
अपना प्रॉफिट सेंटर, तो मतलब उनका अपना प्रॉफिट देखा जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बोलता है इन डिविजनल स्ट्रक्चर, इन डिवीजन वर्क एज अ, कैसा वर्क करता है, कॉस्ट सेंटर नहीं प्रॉफिट सेंटर, कि सबका जो भी प्रोडक्ट के बेसिस पे जो भी हमने डिवीजन बनाया तो उस डिवीजन का अपना प्रॉफिट सेंटर होता है, उसका अपना प्रॉफिट होता है। बी हो गया। नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ना रिवीजन में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उस तरीके से होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सब कुछ पहले से ही सेट होता है। पहले क्या कि किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या काम होगा, किसको कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, सब कुछ रिटन होता है, सब कुछ रिटन होता है, आपको सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप नहीं, डिलिबरेटली डिजाइन बाय मैनेजमेंट हो सकता है, बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप नहीं है। तो इनफॉर्मल का है, फ्लेक्सिबल एंड अनरिटन नहीं, ये भी नहीं, रिटन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, डिलिबरेटली डिजाइन बाय मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ करता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि किसको क्या रिपोर्ट करना है, किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सेट कौन करता है। तो ये सेट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ये बनाता कौन है, मैनेजमेंट बनाता है। तो यही बोलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिलिबरेटली डिजाइन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है, डिजाइन किया जाता है। वाइल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हमने सेम एग्जांपल क्या लिया था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा होता है कि एक टीचर जो कि लीनियंट होते हैं, आपके क्लासरूम्स में जो लीनियंट टीचर होता है उस तरीके का माहौल होता है कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं थोड़ा, तो इस तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज ड्यू टू रूल्स एंड पॉलिसीज नहीं भाई, रूल्स और पॉलिसीज तो फॉर्मल में होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ फॉर्मल में दिया जाता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ के बीच में आप बात कर सकते हो, ये फॉर्मल में अलाउड नहीं होता है, बट इनफॉर्मल में ये होता है कि सोशल इंटरेक्शन आप कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको कुछ हेल्प लेना है तो अपने पीयर्स, अपने अगल बगल एम्प्लॉय से पूछ सकते हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ एंड ऑथोरिटी डेलीगेशन, ऐसा नहीं होता, फॉर्मल में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखो जब भी फॉर्मल में जो होता है ना कम्युनिकेशन, यहाँ तो सोशल इंटरेक्शन आप डायरेक्टली कर ली, फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में पहले से सेट होता है कि आपको किसको कम्युनिकेट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो एक पर्सन असाइंड होता है, उसको जाके आपको रिपोर्ट करना है या उससे कम्युनिकेट करना है। तो फॉर्मल में ऐसा होता है। इनफॉर्मल में आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, आपको जब मन करे, आपको जब ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर है, देखते हैं। फिक्स्ड स्ट्रक्चर, तो भाई फिक्स्ड स्ट्रक्चर कहाँ होता है, फॉर्मल में होता है, फॉर्मल में होता है फिक्स्ड स्ट्रक्चर। रिटन रूल्स, रिटन रूल्स कहाँ होता है, फॉर्मल में होता है, जहाँ पे अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ रिटन में पहले से ही डिसाइडेड होता है। प्लान्ड कम्युनिकेशन, प्लान्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपको किसको कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड। तो ये भी कहाँ होता है, फॉर्मल में होता है। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, हाँ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर किस में होता है, इनफॉर्मल में होता है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि आपको इसी से कम्युनिकेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इनफॉर्मल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके नाउ डेलीगेशन रेफर टू। अब भाई डेलीगेशन क्या होता है, तो डेलीगेशन हमने पढ़ा था ना, एक एग्जाम्पल क्या लिया था हमने डेलीगेशन का, कि एक टीचर है, ठीक है, वो क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट का टेस्ट हुआ या फिर एग्ज़ाम हुआ, तो इसका कॉपी चेक करना, तो बहुत सारा कॉपीज़ आ गए। अभी इन्होंने क्या किया, क्लास 8 वाले लोग को, क्लास 8 वाले जो भी लोग हैं उनको बुलाया, उनके स्टूडेंट्स को बुलाया जो थोड़ा पढ़ने में सही है, और उनको बोला कि भाई आप ये चेक करोगे कॉपी। उनको डेलीगेट कर दिया काम, किस चीज़ का, कॉपी चेकिंग का। कॉपी चेकिंग का क्या हुआ, काम डेलीगेट किया। किसने काम डेलीगेट किया, टीचर ने। किसको, स्टूडेंट को। किस स्टूडेंट को, जो क्लास 8 के थे, क्या भाई क्लास 5 वाली कॉपी चेक करो। तो इन्होंने, टीचर्स ने क्या किया, अपना काम को क्या किया, अपने काम को डेलीगेट किया। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है, आप ऑथोरिटी दे देते हो कि भाई क्लास 5 के कॉपी चेकिंग आप करोगे, तो दिस इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन रेफर टू ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, नहीं भाई सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑथोरिटी भी होता है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन में नहीं। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर, आप अथॉरिटी देते हो। आपने, टीचर्स ने क्या, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अथॉरिटी दिया, किसको, क्लास 8 वाले बच्चों को, कि भाई आप क्लास 5 के क्या करो, कॉपी चेकिंग करो। तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर। तो इसका क्या है आंसर, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब वापस उसी एग्जाम्पल में आते हैं कि भाई देखो, टीचर्स ने क्या किया, अपने काम को, अपने वर्क को डेलीगेट किया क्लास 8 वाले स्टूडेंट को कि भाई आप कॉपी चेकिंग कर दो, वो जूनियर्स का। अब मान लो इस कॉपी चेकिंग में कोई भी मिस्टेक हो गया, मान लो जिसके कारण रिजल्ट गड़बड़ आ गया, या फिर रिजल्ट आना चाहिए 80% बट इन्होंने 75% दे दिया, वो क्लरिकल मिस्टेक हो गया कॉपी चेकिंग में, ये जो स्टूडेंट कर रहे थे। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या इसके लिए जिम्मेदार क्लास वो 8 के स्टूडेंट होंगे? नहीं, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? टीचर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? टीचर का। बट उन्होंने डेलीगेट किया काम। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट क्लास जो 8 वाले हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उनका ये अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल आज भी, अकाउंटेबल आज भी टीचर होंगे जो सुपीरियर थे वो। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड, क्या डेलीगेट नहीं किया जा सकता है? ऑथोरिटी तो करते हैं कि भाई आप कॉपी चेक करो, आपके पास ऑथोरिटी है जूनियर्स का कॉपी चेक करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि हाँ चेक करके हमको मैम को देना है, टीचर्स को देना है। अकाउंटेबिलिटी, भाई अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी विल रिमेन विद द टीचर के पास रहेगा। जो टीचर कौन थे हमारे एग्जाम्पल में? सुपीरियर। हमारे एग्जाम्पल में कौन थे? सुपीरियर थे। तो उनके अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? हमारा अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ऑथोरिटी फ्लोज। अब देखो, दो तरीके की चीज़ होते हैं। ऑथोरिटी मतलब आपको वो पावर दिया गया। ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया? पावर। अब देखो क्या होता है, सीईओ होता है जो सबसे हेड होते हैं, सीईओ के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, बट सीईओ अकेला संभाल नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट बना देता है या एक मैनेजर को हायर कर लेता है। ठीक है, अब सीईओ के पास क्या है? ऑथोरिटी है बहुत सारा, तो ये क्या करता है, मैनेजर को अपना ऑथोरिटी दे देता है कि भाई आप क्या करो, कोई भी डिसीजन है आप लोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन है, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी है वो आप देखोगे। इस मैनेजर को क्या किया, इन्होंने ऑथोरिटी दिया। ठीक है, और मैनेजर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन में। मान लो प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया या प्रोडक्शन अच्छा भी हुआ, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैनेजर सीईओ को रिस्पॉन्सिबल है कि भाई मान लो सीईओ बोला कि भाई अब प्रोडक्शन है, तो मान लो 10,000 यूनिट्स बनाना है, 10,000 यूनिट्स बनाना है, तो सीईओ ने बोला कि भाई मैनेजर को कि 10,000 यूनिट्स मेरे को बना के दो। मैनेजर क्या है, मैनेजर को ये भी दिया कि भाई आप डिसीजन ले सकते हो, परचेज मतलब आप डिसीजन ले सकते हो अपने प्रोडक्शन में, जो भी करना होगा, परचेज करना पड़ेगा, ऑर्डर डालना होगा आप खुद से, तो ये क्या हो गया, ऑथोरिटी हो गया। अब क्या है, मैनेजर को 10,000 यूनिट बना के देना है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजर है, प्रोडक्शन वाले। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीईओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, जो ऑथोरिटी है ना, ऑथोरिटी सीईओ से किसके पास है? मैनेजर के पास है। सीईओ से किसके पास है? मैनेजर के पास है। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आया। ठीक है, और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ऊपर, वो सीईओ को रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ भाई 10,000 यूनिट मेरे को बना के देना है, तो सीईओ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑथोरिटी फ्लो कैसे होता है। जो सीईओ से किसके पास आया? प्रोडक्शन मैनेजर के पास आया, तो ऑथोरिटी क्या होगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमको 10,000 यूनिट बना के देना है। किसको देना है? सीईओ को बताना है कि 10,000 यूनिट बन गए। तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? सीईओ के लिए। सीईओ के लिए मतलब अपर, ऊपर की तरफ क्या हो गया? अपवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये होता है, ऑथोरिटी डाउनवर्ड फ्लो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अपवर्ड फ्लो करता है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन लाइक देखो, डेलीगेशन हमने पढ़ा ना कि आप एक काम को डेलीगेट कर देते हो, जैसे वो टीचर क्या किए, क्लास 8 वाले स्टूडेंट को डेलीगेट कर दिया काम। बट डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे लेवल पे आप क्या कर सकते हो? डेलीगेशन कर सकते हो। सब अपना काम डेलीगेशन, ऐसा नहीं किसी के एक के पास है, सब लोग का काम बट जाएगा, सब लोग डेलीगेट कर सकते हो। तो नो डेलीगेशन ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऐसा नहीं, पूरे लेवल पे होता है भाई। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल, सारे लेवल्स पे आप डेलीगेशन मतलब आप अपना अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हो, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का क्या होता है? डेलीगेशन होता है, हर एक लेवल पे डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब भाई डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? आपने अथॉरिटी दे दिया कि आप भाई प्रोड्यूस कर सकते हो, आप मार्केट कर सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, तो ये सब अथॉरिटी आपने दे दिया सारे लेवल्स पे। तो इससे क्या होगा ना, ये मोरल जो होता है ना, एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करता है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज़ में हेल्प करेगा? ये 19 का। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो भी आपने डेलीगेशन किया ना सारे लेवल्स पे अथॉरिटी का, तो इससे क्या होगा, उसके मोरल क्या होगा? बूस्ट होगा, वो मोटिवेट होगा कि हाँ भाई हम खुद से डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इसका क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग वर्कलोड। भाई वर्कलोड नहीं, वर्कलोड तो उल्टा रिड्यूस होता है, ठीक है। डिले इन डिसीजन, डिसीजन में डिले नहीं होता है क्योंकि सबके पास अपना ऑथोरिटी, अपना डिसीजन लेने का ऑथोरिटी सबके पास है, तो ऐसा इसमें डिले नहीं होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टली, तो सबके पास अपना ऑथोरिटी है ना डिसीजन मेकिंग के लिए, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि वो सीईओ से जाके बात करेगा कि हाँ भाई ये डिसीजन लेके नहीं, वो खुद से, जो भी लोअर लेवल भी है तो वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसी तरीके से एमसीक्यू जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का कंप्लीट होता है।